नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और आज हम पढ़ेंगे संधि का पार्ट थर्ड। अर्थात इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया पहले उनको अवश्य देखें। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में, पहले वीडियो में संधि से संबंधित सामान्य जानकारी थी और संधि के मुख्यतः भेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद दूसरा वीडियो जो था उसमें हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है गुण संधि। दीर्घ संधि हो चुकी है, उसके बाद में गुण संधि। आइए बिना समय व्यर्थ गवाए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमने जो दीर्घ संधि पढ़ी थी, उस दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि संधि को एकदम सरल तरीके से पढ़ने के लिए हमने संधि के लिए स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग अ और आ, दूसरा भाग आ को छोड़ करके बाकी सारे ह्रस्व स्वर और उनके सवर्ण दीर्घ स्वर, अर्थात ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ी री और ली। और एक तीसरा ग्रुप बनाया गया था जिसमें ए, ओ, आई, औ ये वर्ण आते हैं। अब देखिए, पहले हमने जो दीर्घ संधि पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि इसमें ए और ओ नहीं होंगे। ए, आई, ओ, औ ये तीसरा वाला जो ग्रुप है उसमें से एक भी वर्ण नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, संधि के लिए वैसे दीर्घ संधि पढ़ाते समय भी मैंने आपको यही बात कही थी कि जैसे हम ले लेते हैं अ स्वर को, अ को बाकी के सभी 13 स्वरों से जोड़ना। बाकी मतलब जितने भी स्वर हैं, 13 स्वर हैं जिसमें अ भी शामिल हैं। जैसे 13 स्वरों में कौन कौन से आते हैं? अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, बड़ी री, ली, ए, ओ, आई और औ। इन सभी स्वरों के साथ में हमने अ को जोड़ा, तो उसके बाद में फिर आ को जोड़ेंगे इसी प्रकार से, फिर ई को, फिर बड़ी ई को। इस प्रकार से क्रमशः जोड़ने पर हमें संधि प्राप्त होती है और उन्हीं संधियों को हमने 5 भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि स्वर संधि के इसके अलावा भी 5 के अलावा भी दूसरे भी भेद हैं, उसमें से 2 भेद हम पढ़ने वाले भी हैं, पूर्व रूप और पर रूप। लेकिन पहले हम 5 संधि के भेदों को जानेंगे। तो दीर्घ संधि में हमने देखा था और आपस में अ, आ जो है ये आपस में जुड़ रहे थे, फिर ई और ई आपस में जुड़ रहे थे, ऊ और बड़ा ऊ जुड़ रहे थे और री और बड़ी री जुड़ रहे थे। अब देखिए, हम गुण संधि की बात करते हैं, लेकिन गुण संधि और वृद्धि संधि एक बार सामान्य नियमों से हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में वृद्धि संधि का अलग से एक वीडियो आएगा, उसे भी आप अवश्य देखें। तो पहले हम देख लेते हैं कि देखिए, हमने 3 ये जो स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया है, उसमें से पहला वाला जो भाग है अ आ वाला, इस अ आ को हमने ले लिया कॉमन मतलब एक तरफ ले लिया, प्लस के आगे वाले हिस्से में ले लिया। और उसके बाद में प्लस के बाद में यदि ये दूसरा वाला हिस्सा आता है, दूसरा वाला अर्थात ई, ऊ, री और ली, तो गुण संधि होगी। और अगर तीसरा वाला हिस्सा आता है यानी ए, ओ, आई, औ, तो वृद्धि संधि होती है। मतलब इसमें बाकी वाले जो 2 हैं, पीछे वाले जो 2 हमने ग्रुप बनाए हैं, उन ग्रुपों में से एक भी वर्ण आगे नहीं आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि गुण संधि में अथवा तो वृद्धि संधि में हमेशा आगे अ अथवा आ ही रहता है, गुण और वृद्धि दोनों ही संधियों में। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहां सिंपल तौर से साधारण तरीके से हम गुण संधि को पहले ही पढ़ लेते हैं, गुण और वृद्धि, ताकि आगे हमें ज्यादा समस्या नहीं हो। इसके लिए फिर से मैं आपको वर्णमाला की तरफ लेके जाऊंगा। वर्णमाला में हमने पढ़ा था जैसे ए, ओ, आई और औ, ये चारों क्या थे? ये दीर्घ स्वरों में गिने जाते थे। दीर्घ स्वरों में भी हमने इनको संयुक्त या मिश्रित स्वरों की संज्ञा दी थी, और उस समय हमने ये भी जाना था कि इनको भी वापस हमने 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया था। इनके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया था और उसका नाम था गुण, और इनके लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया था उसका नाम था वृद्धि। शायद मेरा कहना आप समझ गए होंगे कि यदि ए या ओ बनता है तो वहां तो होगी गुण संधि, और अगर आई या औ बनता है
तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए अ और ई को मिलाने से क्या बनता है? ए। तो यहां हमने यही किया है, अ आ के साथ में ई और बड़ी को मिलाया तो जवाब हमें मिला, अर्थात दोनों को मिलाने पर जो आदेश प्राप्त हुआ, एकादेश जिसको कहेंगे। एकादेश का मतलब होता है आ इनमें से कोई भी और ई या बड़ी इनमें से कोई भी, इनको मिलाने पर जो भी वर्ण प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं ए। तो हमें ए प्राप्त होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऊ और बड़ा ऊ की। अब ऊ और बड़ा ऊ भी ऐसे ही बने हैं, अ प्लस ऊ से बना था, अ प्लस ऊ से, अथवा तो आ प्लस ऊ से, अथवा तो अ प्लस बड़ा ऊ से, अथवा तो आ प्लस बड़ा ऊ से। और चारों ही कंडीशन में हमें जवाब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। तो वहां होगी गुण संधि। उसके बाद में री या बड़ी री आए तो अर होता है और री आने पर अल होता है। चलिए देखते हैं अभी। और वृद्धि संधि जो है, वृद्धि संधि में क्या होगा? अ के बाद में सीधा तीसरा वाला ग्रुप आएगा। तीसरा वाला ग्रुप मतलब ए आई ओ औ वाला, ये वाला ग्रुप आएगा और इसमें आई और औ रहेंगे। हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को आप अवश्य देखें। अब देखिए बात करते हैं, वैसे प्रत्यय में हमारे काम आएगा ये चीज यहां जो लिखी हुई है। ये एक्चुअली अ, ए और ओ, इनको हम गुण की संज्ञा देते हैं, इनको कहते हैं गुण। और वही आ, आई और औ, इनको हम वृद्धि की संज्ञा देते हैं। हालांकि आपको यहां तो मैं समझा दूंगा, लेकिन प्रत्यय जब पढ़ेंगे उस समय इस चीज का बहुत ज्यादा विशेष महत्व रहेगा, इस चीज का कि अ, ए और ओ को गुण कहा जाता है, आ, आई और औ को, सॉरी गुण नहीं है, ये वृद्धि है, ये गुण नहीं है। अगर आप साथ में लिख भी रहे हो तो इसमें सुधार कर ले, गुण नहीं वृद्धि कहा जाता है। आ, आई और औ को वृद्धि कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या होगा कि हम जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अ या आ के बाद क्रमशः अगर ई या बड़ी ई आए, ई या बड़ी ई आए तो ई या बड़ी और ये, इन में से जो भी, इन दोनों में से कोई भी वर्ण होगा और इनमें से कोई भी वर्ण होगा तो उनके स्थान पर एक आदेश हो जाता है और उस एक आदेश का नाम है ए वर्ण हो जाना। ध्यान रहे सिर्फ ए होगा, आई नहीं। अगर आपने आई कर दी तो वो वृद्धि का, तो वहां वृद्धि संधि हो जाती है। चलिए बात करते हैं अ प्लस ई या बड़ी। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में ए हो जाता है। अब देखिए इससे चार, ये जो ऊपर ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इससे चार प्रकार की कंडीशंस बनती है। कौन कौन सी? अ के साथ में पहले ई को जोड़ा, फिर अ के साथ में बड़ी ई को जोड़ा, फिर अ के साथ, सॉरी, फिर आ के साथ में ई को जोड़ा और आ के साथ में बड़ी ई को जोड़ा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ चार प्रकार की कंडीशंस बनती हैं। अ के साथ में ई, आ के साथ में ई, अ के साथ में बड़ी ई और आ के साथ में बड़ी ई। चारों ही कंडीशन में हमारा जवाब जो होगा वो क्या होगा? ए। ध्यान रहे ए। और ए वर्ण जो है, ए जब भी किसी व्यंजन के साथ में जुड़ता है तो ये एक मात्रा प्रदान करता है। जैसे मैंने क में जोड़ा तो के होगा, अगर मैंने ग में जोड़ा तो गे होगा, अगर मैंने प में जोड़ा तो पे होगा। इस प्रकार से केवल एक मात्रा देता है, जबकि ध्यान रहे जब ये लिखते हैं तब उसके ऊपर एक भी मात्रा नहीं होती है। अक्सर कई बार देखा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों को भी, विद्वान से मेरा तात्पर्य है कि बड़ी कक्षाओं को पास करने के बावजूद भी, और इवन हिंदी या संस्कृत से पास करने के बाद भी उनसे पूछा जाए कि ए, आई और एक ऐसा वर्ण, इन तीनों में से कौन से वर्ण है और कौन सा नहीं है, अथवा तीनों है अथवा तो तीनों नहीं है, तो कई बार जवाब ये मिलता है कि ये दोनों हैं। और ये भ्रांति होने का मतलब भी यही रहता है कि हम क्या करते हैं, हमने जैसे के ऊपर एक मात्रा को देखा और हमने ये मान करके सोचा कि इसके अंदर ये जुड़ा हुआ है, जबकि हमारा जवाब गलत होता है, इसके अंदर ये जुड़ा हुआ है। और अगर हम कई लिखते हैं तो कई के अंदर ये वाला जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ उप में सबसे अंत में क्या है? प, और प के अंदर अ मिश्रित है, क्योंकि प व्यंजन है। अगर हलंत होता तो हम समझते कि ये व्यंजन है, लेकिन इसमें अ जुड़ा हुआ है। और यहाँ इंद्र का पहला वर्ण क्या है? ई।
दोनों को आपस में जोड़ा तो अ और ई मिलकर के ए बन जाता है, सॉरी, और ई मिलकर के ए बन जाता है, और ई मिलकर के ए बन जाता है। और इस प्रकार इसमें से अ को निकाल लिया तो प हलंत रह जाएगा, और इंद्र में से ई को हमने साथ में जोड़ दिया है तो इन आधा न और द्रह, और पूरा मिलाने पर क्या बनेगा उ, फिर प के अंदर ए मिल गया तो पे, और फिर आधा न और द्रह, उपेंद्र। इस प्रकार से ये उपेंद्र सिद्ध होता है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल तो देखते हैं। ध्यान रहे गुण संधि में भी एकादेश होता है। एकादेश से मेरा मतलब है कि प्लस के ठीक आगे वाला वर्ण और प्लस के ठीक बाद वाला वर्ण दोनों आपस में जुड़ करके एक वर्ण बन जाता है। अब कौन सा एक बने, कोई भी बन सकता है अलग अलग संधियों के अनुसार, तो उसको हम एकादेश की प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, अ और ई मिलकर के ए बन गया तो नरेंद्र बन गया। जैसा कि देखो आप इन सारे एग्जाम्पल्स पे देख पा रहे होंगे, ये सारे एग्जाम्पल जिनके पीछे इंद्र 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 आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आप इंद्र को निकाल देंगे तो आप खुद जान सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमें समस्या जो आती है ना वो संधि विच्छेद करने में आती है, और विच्छेद के लिए ज्यादा नहीं, आपको केवल और केवल शब्द की प्रकृति को समझना है। शब्द की प्रकृति को मतलब कल भी हमने इंद्र शब्द की बात की थी, और इंद्र जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, इंद्र छोटी ई की मात्रा के साथ होता है, और हम यही कंफ्यूज होते हैं छोटी ही है या बड़ी ही है। अब देखिए आगे वाले शब्द को अगर हम देखें तो नर, इंद्र को बाहर निकाला तो यहाँ बेशक नर या नरा होगा, और नर शब्द है वो एक वचन के लिए आता है, नरों में इंद्र जो है। वैसे ही महाशब्द है, महान शब्द के योग में आता है महा। फिर वीर शब्द होगा, राजा, अब राज नहीं बोल सकते, राजा शब्द होगा। तो इससे हम जान पाएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल क्या कहेगा। महेंद्र, अब देखिए जहां संधि हो रही है वहां मैंने यहां लाल पेन से कुछ निशान भी बनाए हैं कि यहां से हमें वर्ण को अलग अलग भागों में विभाजित करना है। तो देखिए नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, वीरेंद्र, वीर प्लस इंद्र, राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र। अब देखिए आगे ईश, कल हमने बात की थी ईश या ईश्वर शब्द है वो हमेशा वो हमेशा ही किसमें होता है, दीर्घ ई की मात्रा होती है। तो देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां देखिए ईश या ईश्वर, ये सारे शब्द कैसे हैं, बड़ी ई, मतलब ईश में बड़ी ई ही आती है और इंद्र में हमेशा छोटी ई ही आती है। देखो इन दो शब्दों को देख लिया तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे ऐसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल जो है वो इन शब्दों से मिले हुए बनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, संधि के इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे हमें जितने संधि में ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को देखेंगे ठीक उसी प्रकार से हमारी संधि में उत्कृष्टता आती जाएगी। चलिए बिना समय व्यर्थ गवाए आगे बढ़ते हैं। सुरेश, सुर प्लस ईश, रमेश, रमा प्लस ईश, गणेश, गण प्लस ईश, उमेश, उमा प्लस ईश, राकेश, राका प्लस ईश, गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस ईश। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहली बार हम देखते हैं अथवा तो उनके बारे में हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं, जैसे राकेश हो गया, गुड़ाकेश हो गया, नरेश, नर प्लस ईश, देवेश्वर, देव प्लस ईश्वर। अब देखिए यहां और दूसरे बाकी शब्द भी हैं, लतेव, लता प्लस इव, और रमेति, रमा प्लस इति। अब हम ये जान पा रहे हैं कि लता शब्द है, लत शब्द नहीं होता, और रमा शब्द है, रम शब्द नहीं है, रम है लेकिन वो धातु है, संस्कृत में रम धातु होता है। अब देखिए कथेयम, कथा प्लस इयम, लतेयम, लता प्लस इयम, नेदम, न प्लस इदम, ममेह, मम प्लस इह, और ममेहा, मम प्लस इहा। अब देखिए यहां जो ये दो एग्जाम्पल ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, एक तो इह और एक इहा, तो इन दोनों को ध्यान में अवश्य रखें। चलिए ये हमने जो गुण संधि है उसके अ प्लस ई वाले पार्ट को पढ़ा, या आ प्लस ई वाले पार्ट को। अब देखते हैं दूसरा आगे, आ प्लस या अ प्लस उ या बड़ा उ। अब देखिए इसमें क्या होता है, बड़ी सावधानी पूर्वक समझिएगा। ये हम वर्ण वाले प्रकरण में भी बात कर चुके हैं कि अ प्लस उ मिलकर के
ओ बनता है। अब देखिए अ प्लस ऊ मिलकर के ओ बनता है, तो फिर मैंने यहाँ अ प्लस अ या आ ऊ या बड़ा ऊ क्यों लिखा? तो आप जैसा कि आपको विदित होगा कि अ प्लस अ मिलकर के आ बनता है, तो ये आखिर में अ का ही रूप है, और अ ऊ प्लस ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, तो ये भी ऊ का ही रूप है। अर्थात इन चारों ही कंडीशन में अ आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ आदेश हो जाता है। चलिए इससे अब ये वाली जो कंडीशंस है, इससे 4 प्रकार की कंडीशंस बनती हैं। अ के बाद में ऊ आना, अ के बाद में बड़ा ऊ आना, फिर आ के बाद में ऊ आना, और आ के बाद में बड़ा ऊ आना, और चारों का उत्तर जो होगा वो एक ही होगा, ओ। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हितोपदेश, देखो यहाँ मैंने बहुत ही सरल और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम भी लिया है, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। अब देखिए हित में अ है और यहाँ ऊ में सामने से ही दिख रहा है ऊ है, तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं तो जवाब हमारा क्या आता है, ओ। अब यहाँ शेष क्या बचा, ही तहलन। तहलन क्यों? क्योंकि इसमें से अ को हमने निकाल करके जोड़ लिया इसलिए, बाकी मूल शब्द है वो हित शब्द ही है। और उसके बाद में उपदेश में से ऊ को तो निकाल लिया है, तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, हित प्लस अब अ और ऊ मिलकर के हमने ओ बना ही दिया था, और पीछे आएगा पदेश, और पूरे को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हितोपदेश। हितोपदेश कैसे बना, फिर से देखते हैं कि ये त हलन था, और हलन वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है तो स्वर उसमें जुड़ जाता है, तो यहाँ ओ पूरा हो गया, और पदेश ऐसा कैसे आ गया है। चलिए हितोपदेश बहुत ही अच्छा शब्द है। आगे बात करते हैं और भी इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो गए जो अ आ और ऊ से मिलकर बने हुए हैं गुण संधि के। अब देखिए यहाँ भी मैंने यही कोशिश की है कि अधिक से अधिक शब्दों को पास में लाया जाए, जैसे उदय उदय उदय, उदय शब्द होता है, उदय में कभी भी बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती है, वो छोटा ऊ ही होता है। तो चंद्र प्लस उदय, अब देखिए अभी हमने शब्द एक पढ़ा था महा, तो महा प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, इससे ये तीनों शब्द सिद्ध हुए, चंद्रोदय, महोदय और सूर्योदय। आगे बात करते हैं, एक ऊर्मी शब्द आता है, ऊर्मी, और ऊर्मी शब्द जो है उसमें ऊ बड़ा होता है, ऊर्मी में ऊ बड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे महोर्मिहि, महा प्लस ऊर्मिहि, गंगोर्मिहि, गंगा प्लस ऊर्मिहि, दयोर्मिहि, दया प्लस ऊर्मिहि, और जलोर्मिहि, जल प्लस ऊर्मिहि। ध्यान रहे ऊर्मी शब्द जो है उसमें ऊ बड़ा होता है। महा, गंगा, दया, जल, ये शब्द आप इनको पढ़ के ही पहचान पा रहे होंगे। आगे शब्द आता है कृष्णोरुहु। अब उरु शब्द जो है, उरु में भी ऊ बड़ा होता है, उरु में भी ऊ बड़ा होता है, उरुहु। तो कृष्ण प्लस उरुहु, पीनोरुहु, पीन प्लस उरुहु, उरुहु, रंभोरुहु, रंभा प्लस उरुहु। इस प्रकार से एक शब्द आता है उत्सव, उत्सव शब्द में ऊ हमेशा छोटा होता है, तो महोत्सव। फिर सूर्योष्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा, ऊष्मा में ऊ बड़ा होता है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो आसानी से इसको पहचान पा रहे होंगे, क्योंकि ऊष्मा शब्द जो है वो आपके साइंस में भी आता है। नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम। रीट के विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष यहाँ संदेश देना चाहूँगा कि हम जब रीट की तैयारी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं पता है, हम केवल इन नियमों को याद कर लेते हैं, नियमों को रट लेते हैं, और केवल नियमों को रट लेने से संधि कंप्लीट नहीं होती है। क्योंकि संधि जो है अक्सर विद्यार्थी जो होता है वो कक्षा 10 के बाद संस्कृत बहुत कम विद्यार्थी पढ़ते हैं, और रीट वाले जो विद्यार्थी हैं उसमें से बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं जो रीट, जो आगे बीए तक या एमए तक संस्कृत पढ़ने के बाद फिर रीट के लिए संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। चूंकि हिंदी और संस्कृत में काफ़ी समानता है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो रीट में संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। और मेरा भी सजेशन यही रहता है कि हमें, अगर हम हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी के साथ में हमें संस्कृत को ले लेना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको दूसरी भाषाएं लेने से मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पहला चुनाव हिंदी है तो शायद आपका दूसरा चुनाव संस्कृत होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों भाषा में कहीं ना कहीं समानताएं हैं। इसलिए
खैर आगे देखते हैं। अब देखिए यहां शब्द है यथोचित, यथा प्लस उचित, लतोर्ध्वम, लता प्लस ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम में ऊ बड़ा है, फिर यथोक्तम, यथा प्लस उक्तम, और भवत्योक्तम, भवत्या प्लस उक्तम। देखिए इन शब्दों को पढ़ने के लिए हमें बार बार उदाहरणों को पढ़ना होता है, और अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पलों की लिस्ट बना लेते हैं। मैं कहता हूं पहले आप इन जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, पहले आप इन सारे एग्जाम्पल्स को आराम से देख लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ इनसे आने वाला एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं कर रहा हूं, उसके बाद में आप चाहे दूसरे एग्जाम्पल की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे एग्जाम्पल की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन फिर भी कहने का मतलब यही है कि पहले कम से कम जितने एग्जाम्पल हमारे सामने हैं उनको तो अच्छे से हम तैयार कर ले। चलिए आगे हम बात करेंगे अ, आ और री, बड़ी री की। अ, आ और बड़ी री, री और बड़ी री। अब देखिए अ और आ, और इससे क्या बनता है, अर। अब मैंने अभी आपको बताया था कि गुण जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, अ, ए और ओ, केवल गुण तीन ही है। तो फिर ये अर कहां से आया? अर एक्चुअली क्या होता है कि अगर अ या आ के साथ में, अ या आ के साथ में अगर री जुड़ता है अथवा तो री जुड़ता है, तो अगर री जुड़ता है तो अ तो है ही, तो इसका आंसर, दोनों का आंसर अ ही होगा। लेकिन री के प्रसंग में हमें र साथ में जोड़ना होगा, और री के प्रसंग में हमें ल साथ में जोड़ना होगा। इसी से हमारा अर और अल बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अ प्लस री और अ प्लस बड़ी री। फिर देखते हैं आ प्लस री और आ प्लस बड़ी री, और इससे ये चार कंडीशंस बनती हैं। और चारों कंडीशन का जवाब हमारा क्या होगा, अ और री के प्रसंग में, अर्थात री साथ में होने के कारण इसमें अर बनता है, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा, अर। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देव प्लस ऋषि ही, देव प्लस ऋषि ही, देव। अब देखिए देव में इसमें से हमने अ को बाहर निकाला और ऋषि में से री को, अ और री दोनों को साथ में जोड़ा तो अर बन गया, और रूप जो बना हमारा देवर्षि। अब समस्या यहां होती है क्योंकि र के बाद, अब देखिए यहां जो ये अर जो है ना, विशेष ध्यान देने योग्य बात है, यहां जो र है, अर का र, उसके ठीक बाद में कोई ना कोई व्यंजन वर्ण होगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल है उनमें लगभग सभी में, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में यहाँ व्यंजन ही आता है। जैसे यहाँ ऋषि शब्द है, तो ऋषि में री को तो हमने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा, शी, और शी में पहले ई है या श है। हाँ, अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ श षटकोण वाला और इसके अंदर ई जुड़ा हुआ है, तो इस र के ठीक बाद में क्या आया, श। और अगर इसके बाद कोई स्वर आता, यहां पर कोई स्वर होता, तब तो इस र में जुड़ जाता और र पूरा हो जाता। जबकि यहां हम क्या करेंगे, यहां जब भी पीछे कोई व्यंजन वर्ण आए तो ये र जो है वो यहां ऊपर रेफ बन जाता है, र जो है वो क्या बन जाता है, पीछे वाले वर्ण के ऊपर रेफ बन जाता है। मतलब एक प्रकार से ये इसकी पहचान भी होगी, जैसे देवर्षि ही। अब देखिए यह देव प्लस ऋषि ही बना है, तो यहाँ देव अ है और यहाँ र ऊपर है, इसका मतलब ये गुण संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण एग्जांपल्स की। महर्षि ही, महा प्लस ऋषि ही। देखिए यहाँ भी मैंने सारे एग्जाम्पल इसी प्रकार से लेने की कोशिश की है, पहले ऋषि वाले, फिर ऋतु वाले, फिर ऋण वाले, इस प्रकार से। तो देखिए महा प्लस ऋषि ही, अब मुझे लगता है आप महा प्लस ऋषि नहीं करेंगे, महा प्लस ऋषि, क्योंकि महा प्लस महा शब्द है। उसके बाद में सप्तर्षि ही, सप्त प्लस ऋषि ही, राजा प्लस ऋषि ही, राजर्षि ही, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, सदा प्लस ऋण, सदा प्लस ऋण, सदर्ण। अब देखिए यहाँ जितने भी एग्जाम्पल, चलो एक बार अभी पहले देख ले, तो उसके बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ। उत्तम प्लस ऋण, उत्तम ऋण, कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, और भरतर्षभ, भरत प्लस ऋषभ। अब देखिए यहाँ हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं इनको गौर से देखिएगा आप। यहाँ इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने पाया कि देखो यहाँ ये र ऊपर है, यहाँ भी र ऊपर है, यहाँ भी र रेफ के रूप में है, इन सब में र जो है वो रेफ के रूप में हमें मिलता है। सभी जितने भी उन सब में रेफ के रूप में र हमें प्राप्त होता है। और उस
रेफ वाले र के ठीक आगे वाला वर्ण आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लाल पेन से आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ बताया भी है। महर्षि मतलब ह में अ और यहाँ र, ये दोनों मिलकर के अर का निर्माण हुआ, और जहां अर होगा वहां गुण संधि होती है, और यहीं से हमें इस दोनों शब्दों को तोड़ना होगा। तभी हमने तोड़ा, महा प्लस ऋषि ही महर्षि ही रूप बना। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसकी लास्ट वाली चौथी वाली कंडीशंस को पढ़ते हैं। अल, अ आ के बाद में यदि लृ आए, अ आ के बाद में यदि लृ आए तो अ हो जाता है, क्योंकि गुण तो अ ही है, लेकिन लृ आने के कारण इसमें ल का आदेश और होता है, तो एक आदेश क्या होगा, अल आदेश होता है। इस प्रकार से इसमें दो कंडीशंस ही बनती हैं। दो बनने का कारण, क्योंकि बाकी सब में तो यहाँ री के बाद में बड़ी री थी, ई के बाद में बड़ी ई थी, ऊ के बाद में बड़ा ऊ था, लेकिन लृ जो है उसका दीर्घ रूप नहीं होता। तो अ प्लस लृ और आ प्लस लृ, अ प्लस लृ और आ प्लस लृ, और दोनों ही कंडीशंस में आंसर हमारा क्या आएगा, अल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तवलकार, तव प्लस लृकार, तव में व में अ है, व अ को बाहर निकाला, और यहाँ लृ है तो लृ को बाहर निकाला, अ प्लस लृ दोनों मिलकर के क्या बने, अल। अब देखिए यहाँ पूरे को जोड़ा हमने, तो तव, तव क्यों जो किया, क्योंकि इसमें से हम अ को पहले ही बाहर निकाल करके उसको साथ में जोड़ लिया है, बाहर निकाल करके जोड़ लिया, मतलब अब दूसरी बार नहीं लिखा जाएगा। तो तव प्लस अल प्लस लिकार। अब देखिए यहाँ क्या बना, तव, तब हलन था, उसके पीछे अ है, तो अ होने के कारण इसमें अ पूरा हो गया, फिर ल आधा रहेगा। ल आधा रहने का कारण क्या था, क्या है कि इसके पीछे देखिए क आ रहा है, और व्यंजन आने के कारण ये आधा ही रह जाएगा। तवलकारः, तवलकारः, इस प्रकार से रूप बनता है। चलिए इसके दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मम प्लस लृकारः ममलकारः, तथा प्लस लृकारः तथलकारः, और कदा प्लस लृकारः कदलकारः। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में संधि आ गई होगी। इस वाली चीज को मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आगे हम जो संधि पढ़ेंगे उसमें इस चीज को समझना खूब ज़्यादा जरूरी है। जरूरी मतलब कि अगर ये पहला वाला ग्रुप आएगा अ आ के बाद में, पहला वाला ग्रुप आता है तो गुण संधि होगी, और दूसरा वाला ग्रुप आए तो वृद्धि संधि होती है। एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि दीर्घ संधि और गुण संधि में ये वाला जो तीसरा ग्रुप है वो कहीं भी नहीं आता है। अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो हमेशा उबाऊपन भी देता है, इसलिए मैं इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ एक थोड़ी अशुद्धि रह गई है, उस अशुद्धि को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ गुण नहीं कह करके यहाँ आपको लिखना है वृद्धि। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है दोनों संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। और मैं मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी के समस्त विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वर्तमान में लगभग पूरा भारत देश लॉकडाउन में है, और ऐसी स्थिति में मैं भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, और मुझे सेवा का, विद्यादान ही एक सेवा का उचित साधन मिला, और इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि घर बैठे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, और वो भी आपके खुद के टीचर के साथ में, आपके मनोज जी सर के साथ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।